लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृतिवाद, जिसमें हमने प्रकृतिवाद का अर्थ और प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था प्रकृतिवाद के उद्देश्य। आज हमें पढ़ना है प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम। तो पहला ही है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, अर्थात प्रकृतिवादी शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को महत्व दिया गया है या उन्होंने पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया है। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व। प्रकृतिवादियों ने शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रत्येक बालक में रुचियां, क्षमताएं, योग्यता दूसरे से भिन्न होती है। ऐसे में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षित किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार इन्हें अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। दूसरा है क्षमताओं, मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों को महत्व। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की क्षमताओं, मूल प्रवृत्तियों और रुचियों को महत्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत उसमें कला, भाषा, साहित्य आदि विषयों को शामिल किया गया है, ताकि बालक की जो भी रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उनमें संशोधन किया जा सके, उनमें मार्गांतरीकरण किया जा सके और उनका उच्चतम स्तर तक विकास किया जा सके। इसके बाद है यौन शिक्षा को महत्व। प्रकृतिवादियों का मानना था कि बालक और बालिकाओं में यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह शारीरिक रूप से सक्षम बन सके। साथ ही गृह विज्ञान आदि का पालन पोषण संबंधी विषय भी उनको अध्ययन कराया जाता था, ताकि वह सफल जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद है जीवन रक्षा संबंधी विषय को प्रधानता। जीवन रक्षा संबंधी विषय प्रधानता से मतलब यह है कि प्रकृतिवादियों का मानना था कि जीवन एक संघर्ष है। मनुष्य को इस प्रकृति में विभिन्न तरह से संघर्ष करना है। ऐसे में जो जीवित रहेगा वही जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि उस संघर्ष में जो हार जाएगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन रक्षा संबंधी विषयों को उसमें प्रधानता दी जाती थी, जिससे कि वह अपनी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके। इसके बाद है वास्तविक जीवन से संबंधित। प्रगतिवादियों का जो पाठ्यक्रम है वह वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों को शामिल किया गया, ताकि मनुष्य वास्तव में जो उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उसे जो जीवन यापन करना है उसका वह निवारण कर सके। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि। प्रकृतिवाद ने किन शिक्षण विधियों को महत्व प्रदान किया है, किन शिक्षण विधियों को अपनाया है। तो पहला है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव से मतलब यह है कि जब बालक स्वयं किसी कार्य को होते हुए देखता है तो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से वह सीख सकता है। दूसरा है करके सीखना। दूसरी विधि थी करके सीखना। प्रकृतिवादियों ने करके सीखने पर भी बल दिया। उनका मानना है कि बालक यदि एक बार किसी भी कार्य को कर लेता है तो आगे उस कार्य को करने में उसे कठिनाई नहीं होती है, तो इसलिए उन्होंने करके सीखने पर बल दिया। दूसरा है खेल द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों ने खेल द्वारा सीखने पर भी बल दिया। उन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि, मॉन्टेसरी विधि आदि विधियों को महत्व देते हुए खेल को महत्व दिया, ताकि बालक खेल खेल में सीख सके, क्योंकि खेलना बालक का स्वाभाविक गुण है। उसे मतलब बालक को खेलने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप खेलो, वह स्वाभाविक रूप से खेलता है। और खेलते हुए जब हम उसे सिखाते हैं तो उसे लगता भी नहीं कि हमें सिखाया जा रहा है या हम पे थोपा जा रहा है, और वह खेल खेल में ही सीख जाता है। इसके बाद है स्व अनुभव द्वारा सीखना। आदर्शवादी शिक्षा में क्या होता था कि उसमें बालक को रटने पर बल दिया जाता था, कि उसे काफी कुछ कंठस्थ करना होता था, किंतु प्रकृतिवाद स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है कि बालक को अपने अनुभव से सीखना है। वह किसी भी कार्य को करेगा और करके उसे वह सीख लेगा। इसके बाद है प्रकृतिवाद और अनुशासन। जैसा कि आपने पढ़ा था कि आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है, यहाँ पर प्रकृतिवाद मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देता है और वह स्वतंत्रता की बात करता है। प्रगतिवाद का मानना है
कि बालक स्वतंत्र रूप से जब प्रकृति की गोद में खेलता है तो उसका ज्यादा विकास होता है। यदि उसको किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे में उसे मुक्तात्मक मतलब उसे प्रकृति गोद में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसे स्वयं दंडित करेगी। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि यदि बालक जलती हुई आग की तरफ, अंगारे की तरफ बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, उसे रोकने की जरूरत नहीं है। जब वह उसे स्पर्श करेगा तो उसे जलन होगी, उसे दर्द होगा, तो वह खुद सीख जाएगा और दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। इस प्रकार से उसे स्वतंत्र रूप से सीखने पर बल दिया जाए और इस प्रकार से जो सीखेगा तो वह दोबारा इस तरह गलती नहीं करेगा। तो वह प्रकृतिवादी प्रकृति को ही पूरी तरह से बालक को सौंप देते हैं और प्रकृति उन्हें सिखाती है। इसके बाद है प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो प्रकृतिवादी शिक्षक को गौण स्थान देते हैं। प्रकृतिवादियों का मानना है कि शिक्षक को पर्दे के पीछे रहकर बालक की सहायता करनी चाहिए। उनका मानना है कि जो शिक्षक है वह मित्र के रूप में, सहायक के रूप में और पर्यावरण निर्माणकर्ता के रूप में कार्य करे। पर्यावरण निर्माणकर्ता मतलब यह है कि शिक्षक ऐसा हो जो बालक के लिए प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करे, कुशल वातावरण का जो है समायोजन करे, ताकि वहां पर बालक का स्वाभाविक रूप से विकास हो सके। दूसरी चीज प्रकृतिवादियों का यह भी मानना था कि शिक्षक को अपनी इच्छाओं और अपनी रुचियों को बालक पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि बालक को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि उसका मुक्त रूप से विकास हो सके, स्वतंत्र रूप से विकास हो सके। इसके बाद है प्रकृतिवाद और विद्यालय। प्रकृतिवादियों का मानना है कि विद्यालय एक ऐसे वातावरण में होना चाहिए जहां पर बालक को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल सके, जहां पर पूरी तरह से बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय में ऐसा वातावरण न हो जिससे कि उसे किसी प्रकार से बंधन महसूस हो। वहां पर स्वतंत्र रूप से उसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए और अधिक से अधिक वहां पर उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। इसके बाद है प्रकृतिवाद और छात्र। प्रकृतिवादियों ने बालक को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि बालक शिक्षा का केंद्र है। बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही बालक को किसी भी प्रकार के बंधन से बांधने की आवश्यकता नहीं है, उस पर कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। इसके बाद है निषेधात्मक शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब यह है कि प्रकृतिवादियों ने पुस्तकी ज्ञान पर रोक लगाई थी। उनका कहना था कि जो पुस्तकीय शिक्षा है वह किसी न किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रभावित है, वह किसी व्यक्ति के अपने गुण हैं और ऐसे में किसी के दूसरे के गुणों को सीखना या उसके बारे में उसकी नजरिए से देखना ये अच्छा नहीं है। इसलिए वह निषेधात्मक शिक्षा की बात करते थे, मतलब कि वह वास्तविक शिक्षा की बात करते थे, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि केवल विज्ञान के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। वह अलौकिक शक्तियों को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति ही अंतिम सत्ता है और प्रकृति विज्ञान के द्वारा निर्धारित होती है और विज्ञान के द्वारा ही हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा है ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। अब यहाँ पर समझना है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य है। कहने का मतलब ये है कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम सुन पा रहे हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वही सत्य है और वही ज्ञान है। और यही जो है यही बेस है, इसी पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद है प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति में विलीन होती है। प्रकृतिवादी प्रकृति को अंतिम सत्ता मानते हैं, सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन प्रकृति से ही होता है, प्रकृति में ही उसकी उत्पत्ति होती है और उसे एक दिन
जाना होता है, क्योंकि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और जिस प्रकार से प्रकृति में उत्पत्ति होती है उसी प्रकार एक दिन प्रकृति में आपको मिल जाना है, क्योंकि आप इसी प्रकृति के अंश हैं, इसी से आपका निर्माण हुआ है। जैसे कि शरीर की बात करें तो छित, जल, पावक, गगन, समीर, पंच तत्व से बना शरीर, ये सब प्राकृतिक तत्व हैं, इन्हीं से आपकी उत्पत्ति हुई और इसी में आप एक दिन विलीन हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में आप देखते हैं एक पौधा जो मिट्टी से निकलता है, एक दिन गिरता है, सड़ जाता है और उसका एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर एक पेड़ था या पौधा था। दूसरी अगला लास्ट पॉइंट है इसका, संसार एक बड़ी मशीन है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि संसार एक बड़ी मशीन है, यहाँ पर सभी अपना कार्य कर रहे हैं, सभी का कार्य बटा हुआ है, कोई उत्पादन कार्य कर रहा है, कोई उपभोग का कार्य कर रहा है और प्रकृति इसमें सदैव संतुलन बनाती रहती है। जहां पर भी असंतुलन होता है प्रकृति उसे संतुलित कर लेती है, अर्थात वह संतुलित वातावरण का निर्माण करती रहती है एक मशीन की तरह। इसके बाद है प्रकृतिवाद के गुण। तो प्रकृतिवादी गुणों में सबसे पहले देखें बालक की स्वतंत्रता। प्रकृतिवादी बालक की स्वतंत्रता पर अधिक महत्व देते हैं। इनका मानना है कि बालक का जब जन्म होता है तो वह स्वतंत्र रूप से जन्मता है, किंतु मनुष्य उसे बंधनों में बांधता है और उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ पर मानना है प्रकृतिवादियों का कि यदि बालक अच्छा जब उसकी उत्पत्ति होती है, जब उसका जन्म होता है तो वह अच्छा होता है और यदि उसे हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो वह आगे भी अच्छा ही रहेगा। हम उसे दूषित कर देते हैं अपने बंधनों में बांधकर, इसलिए उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है बालक की प्रधानता। प्रकृतिवादी बालक को प्रधानता प्रदान करते हैं, वो बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका मानना है कि बालक को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने देना चाहिए, प्रकृति गोद में उसे पलने देना चाहिए और प्रकृति एक अच्छे शिक्षक की तरह उसे खुद मार्ग प्रशस्त करेगी और वह अपना अच्छा बुरा उसे सिखाएगी। बालक अपने आप अपने जिस ओर उसे बढ़ना है उस तरफ बढ़ जाएगा। इसके बाद है प्रकृति का महत्व। प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को अत्यधिक महत्व दिया है। प्रकृति को इतना महत्व दिया कि उन्होंने नारा तक दिया है कि प्रकृति की ओर लौटो। इनका मानना है कि प्रकृति में वह सब गुण संपन्न है कि वह मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके बाद है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध का मतलब यह है कि प्रकृतिवादियों का मानना था कि जो पुस्तकें हैं वह किसी न किसी प्रकार किसी व्यक्ति के आत्ममंथन या आत्मचिंतन द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें उसका नजरिया शामिल होता है। ऐसे में उसे वास्तविक ज्ञान दिया जाए। पुस्तकें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं और उनका ज्ञान पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता है। ऐसे में वह उस ज्ञान का विरोध करते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक तथ्यों का महत्व। आप जानते हैं कि जॉन लॉक ने मनोविज्ञान पर महत्व दिया। मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य जिस प्रकार जब जन्म होता है तो वह कोरे कागज की तरह होता है, उसका मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है। हम उसमें जो कुछ भी लिखते हैं वही उभर कर सामने आता है। और तो उनका मानना था कि किसी प्रकार का बालक को दंड नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका विकास नहीं होता है, उसकी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वह मनोवैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ सके। इसके बाद है प्रकृतिवाद के दोष। पहला है अध्यापक को गौण स्थान। प्रकृतिवादियों ने अध्यापक को गौण स्थान दिया है। हमने आपको पहले बता रखा है कि उन्होंने कहा कि शिक्षक को पर्दे के पीछे रहकर जो है सहायता करनी चाहिए। दूसरा है मुक्तात्मक अनुशासन पर बल। तीसरा इसका दोष यह है कि वह मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देते थे और कभी मतलब मुक्तात्मक अनुशासन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति की गोद में छोड़ देने से यदि मान लीजिए वो पानी में डूब रहा है और हम सोचेंगे कि प्रकृति उसे बचा देगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति उसे डुबा भी दे और पानी में डूब भी सकता है। इसके बाद है प्रकृति को अत्यधिक महत्व। इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है, जो कि अच्छा नहीं है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आदर्शों व नैतिकता का अभाव। प्रकृतिवाद
पहला दोष ये भी है, इसमें आदर्श और नैतिकता का अभाव है, क्योंकि प्रकृति आदर्श और नैतिकता को महत्व नहीं देती। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। मैंने पहले बताया कि पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, वास्तविक ज्ञान को बल देते हैं, किंतु बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करती हैं, उसे आगे बढ़ाती हैं। ऐसे में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। धन्यवाद।